दोस्तों, आप सभी लोग का डायरेक्ट स्टडी डॉट रोहित कुमार बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज के क्लास में हम लोग बात करेंगे डे 20 हो गया ये, और इसमें 13, 14 और 15, जी हाँ, इन सभी लेसन का आज हम लोग बात करेंगे। टोटल 6 लेसन करेंगे। एनसीईआरटी का 3 लेसन और एससीईआरटी का 3 लेसन। क्लास 5 का ये चल रहा है, बहुत ही बेहतरीन सीरीज। यदि आप टीआरई 4.0 में अगर टीचर बनना चाहते हैं 1 to 5 क्लास का, तो कमाल का ये वीडियो सीरीज। इसमें टोटल सामान्य अध्ययन हम लोग कंप्लीट कर रहे हैं। ये जो किताब आप देख रहे हैं, इस किताब का। तो आज के सेशन को शुरुआत करते हैं। जी हाँ, चैप्टर नंबर अगर देखा जाए तो 13 नंबर चैप्टर है। पहला प्रश्न आपके सामने कुछ इस प्रकार है। श्रीनगर में हाउस बोट और बड़े घरों की छत पर की गई नक्काशी को कहा जाता है। इसे हम लोग कहते हैं खत्म बंद। क्या बोलते हैं? खत्म बंद बोलते हैं। नेक्स्ट है, श्रीनगर के कुछ पुराने घरों में एक विशेष खिड़की होती है जो दीवार से निकली हुई होती है। उसे क्या कहा जाता है? तो उसे हम लोग डाब बोलते हैं। क्या चीज़ के नाम से जानते हैं? उसे हम लोग डाब बोलते हैं। क्लियर है? याद रहेगा बात को। नेक्स्ट प्रश्न है कि बक्करवाल लोग किससे बने घरों में रहते हैं? बक्करवाल लोग किससे बने घरों में रहते हैं? तो आंसर आप देंगे पत्थर और मिट्टी से बने रहते हैं। वो क्या चीज़ है? पत्थर और मिट्टी से आपस में जोड़ कर बनाए रहते हैं। ऊंचे स्थानों पर सांस लेने में कठिनाई होती है। इसका कारण आपसे पूछ रहा है, तो कारण होगा हवा पतली और कम दबाव की होती है, इसीलिए सांस लेने में दिक्कत होती है। हमारे शरीर के अंदर दाब ज़्यादा होती है। हमारे देश में निम्नलिखित में से कौन सी स्थान ठंड रेगिस्तान के नाम से जाना जाता है? यानी सबसे ज़्यादा वहाँ ठंड पड़ती है, ऐसा कह सकते हैं आप। तो आंसर क्या जवाब देंगे? लद्दाख। लद्दाख आपको पता होना चाहिए, बहुत ही ज़्यादा ठंडा वाला जगह है। बक्करवाल जनजाति मुख्य रूप से भारत के डैश राज्य में मिलेंगे। बक्करवाल जनजाति की यदि बात करें तो ये जम्मू कश्मीर में मिल जाते हैं। देखिए, गलत क्लिक हो गया, 1 सेकेंड दीजिए, सही हो जाएगा फिर। ये थोड़ा लंबा क्वेश्चन होता है, इसको पढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कथनों ए और बी पर विचार करिए। कथन ये कहता है कि मनाली में ढालू छतों वाले मजबूत बांसों के खंभों पर बने ऊंचे उठे हुए लकड़ी के घर बनाए जाते हैं। अब ये सही है या सोचिए ज़रा, बांस के ऊपर घर बना रहता है या नहीं? ये असम की बात नहीं हो रही है। मनाली में बारिश बहुत होती है और बर्फ़ भी पड़ती है। ये बात सही है, भी तो सही है, लेकिन ये गलत है। ये है आपका असम में। असम में ऊंचाई पे घर बनाया जाता है। इसका ए आंसर हो जाएगा। बढ़िया सा क्वेश्चन है, एग्जाम में कई बार आया हुआ है। डोंगा एक प्रकार का घर है, यह कौन से स्थान पर पाया जाता है? डोंगा एक प्रकार का घर है, किस स्थान पर पाया जाता है? तो आंसर क्या जवाब देंगे आप? ये हो जाएगा जम्मू कश्मीर में। सॉल्यूशन को देखते हैं, कई तरह की चीज़ें यहाँ से जानने को मिलेंगे। खत्म बंद एक प्रकार की खिड़की की कलाकृति है जो भारत में जम्मू और कश्मीर राज्य के लिए अद्वितीय है, यानी वहाँ पे ही मिलता है सिर्फ। नेक्स्ट कहा जा रहा है कि यह जटिल लकड़ी की नक्काशी का एक रूप है जिसका उपयोग पारंपरिक रूप से घरों, विशेषकर हाउस बोटों की छत और दीवारों को सजाने के लिए भी किया जाता है। अंडरस्टैंड? नेक्स्ट टॉपिक कह रहा है कि खत्म बंद की कला में लकड़ी के छोटे टुकड़ों को एक साथ जोड़कर ज्यामितीय पैटर्न बनाए जाते हैं। छोटे छोटे लकड़ी के टुकड़ों को इस तरीके के जोड़ा जाता है कि ज्यामितीय पैटर्न बनता है और देखने में बहुत सुंदर लगता है। कश्मीर में कुछ पुराने घरों में एक विशेष प्रकार की खिड़की होती है जो दीवार से निकलती है, इसे डाब के नाम से जानते हैं। कश्मीर के गांवों में घरों की पत्थर की कटाई से बनाया जाता है और एक को दूसरे के ऊपर रखा जाता है और मिट्टी के साथ लेपित कर दिया जाता है ताकि वो एक जगह इकट्ठा रहे, इधर उधर मूव ना करे। श्रीनगर में डल झील और झेलम नदी में डोंगा हाउस बोट देखी जा सकती है। फिर से सुनिए, श्रीनगर में डल झील और झेलम नदी में डोंगा हाउस बोट देखी जा सकती है। अंदर से यह अलग अलग कमरों वाले घर की तरह होती है। हाउस बोट के अंदर कमरा, घर, सब कुछ दिखने को मिल जाएगा। बक्करवाल और गुज्जरवाल 2 भारत के प्राचीन जनजाति है जो भारत, पाकिस्तान और अफगानिस्तान में पाई जाती है। इसके घर पत्थर और मिट्टी के बने होते हैं। ये लोग सर्दी के मौसम में यहाँ नहीं रहते। गर्मी में बक्करवाल लोग अपने बकरी को चराने बाहर आते हैं। ऊंचाई बढ़ने पर वायु शुष्क हो जाती है, यानी सूख जाती है और ऑक्सीजन कम जाती है उसमें। किसी व्यक्ति के फेफड़े को बिना प्रतिरोध के वायु में सांस लेने में सक्षम होने के लिए व्यक्ति को शरीर के बाहर का दाब अधिक होना चाहिए, मतलब शरीर के बाहर दाब अधिक होनी चाहिए वायु का।
हालांकि अधिक ऊंचाई पर उनके फेफड़ों की पतली वायु खींचने के लिए अधिक मेहनत करती है, इसलिए हांफना जिसको बोलते हैं वो हो जाती है और सांस लेने में दिक्कत हो जाती है, कई तरह की बीमारी भी उत्पन्न हो जाती है। पूरे शरीर में ऑक्सीजन पंप करने के लिए नसों को अधिक मेहनत करनी पड़ती है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि बाहरी वायुदाब आंतरिक वायुदाब से कम होती है, जबकि बाहर कहीं ज़्यादा रहना चाहिए, इसलिए ऊंचाई पर दिक्कतें होती हैं। लद्दाख भारत का एकमात्र ठंडा रेगिस्तान है जो हिमालय में स्थित है। सिर्फ बर्फ़ ही बर्फ़ दिखेंगे। यह मानसून से प्रभावित नहीं होता है क्योंकि यह हिमालय के बर्फ़ छाया क्षेत्र में हमेशा बर्फ़ ही रहता है। इस क्षेत्र में वर्षा 10 सेंटीमीटर सालाना होती है, यानी बारिश होती ही नहीं। इतना ठंड है कि ऑलरेडी वहाँ पे बारिश की कोई ज़रूरत ही नहीं होती है। अंटार्कटिका पृथ्वी पर सबसे ठंडा स्थान है, ये भी याद रखिए, पृथ्वी का सबसे ठंडा अंटार्कटिका है। बक्करवाल जनजाति मुख्य रूप से भारत के जम्मू कश्मीर राज्य में देखने को मिलती है। नेक्स्ट टॉपिक बहुत ही बढ़िया है कि जम्मू कश्मीर का बक्करवाल आदिवासी समुदाय राज्य के हर जिले और क्षेत्र के हर पहाड़ी इलाके में पाए जाते हैं। वे विशेष खानाबदोश जनजाति है, मतलब इधर उधर घूमते रहते हैं। बक्करवाल जनजाति उत्तराखंड, गौर से सुनिए, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश और पंजाब हिमालयी रेंज के उत्तरी प्रांतों में भी पाए जाते हैं। बक्करवाल मुख्य रूप से पेशे से चरवाहे होते हैं, जानवर को चराते हैं। भेड़ हो गए, बकरी हो गए, कुत्ते हो गए। प्रत्येक क्षेत्र का एक अलग अलग घर होता है। घर का प्रकार क्षेत्र की जलवायु परिस्थिति के निर्भर करती है। मनाली एक पहाड़ी क्षेत्र है, वहाँ भारी वर्षा होती है और बर्फबारी भी होती है। घर पत्थर या लकड़ी के बने होते हैं जिसके छतें झुकी हुई होती है ताकि बर्फ़ उस पर से छहल कर, मतलब तिरछी होती है, गिर जाए नीचे। श्रीनगर के ज़्यादातर लोग डोंगा में एक तरह के हाउस बोट में रहते हैं। यह डोंगा डल झील और झेलम नदी में पाए जाते हैं। अंदर से डोंगा अलग अलग कमरों के घर जैसा दिखाई देता है। क्लियर है? तो यहाँ 13 लेसन अच्छे से मैंने आपको समझा दिया और मुझे पूरा विश्वास है आपको बढ़िया समझ में आया होगा। चौदह में है जब धरती कांपी। पहला प्रश्न स्क्रीन पर ये रहा, जब आप बाहर खुले में हो और वहाँ तूफान आ जाए तो आप क्या करना चाहिए? तो आप आंसर देंगे कि ज़मीन पर पालथी मारकर बैठ जाना चाहिए। किस आपदा को सामान्यतः जोखिम शमन विधि जैसे कि बांध और बाढ़ अवरोधों के निर्माण में कार्यान्वयन के माध्यम से संबोधित किया जाता है? बेसिक से आप समझ सकते हैं। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? बाढ़ के रूप में जानते हैं। बांध वगैरह से उसको रोका जाता है। भूकंप को मापने में उपयोग किए जाने वाले तीव्रता के पैमाने में कितना रेंज होता है? आपसे ये पूछ रहा है। तो ये 1 से लेकर 12 तक उसमें रेंज बना रहता है। निम्नलिखित में से कौन सा सुनामी का एक चरण है? सुनामी का एक चरण आपसे पूछ रहा है तो आप आंसर देंगे निम्न स्खलन क्षेत्रों में उत्पन्न हुआ भूकंप को सुनामी के रूप में जानते हैं। निम्नलिखित शब्दों पर विचार कीजिए। भूस्खलन, गरगराहा, सुनामी, बाढ़। तो 5 का आंसर क्या हो जाएगा? 1 से ज़्यादा। भूकंप के कारण क्या हो सकते हैं? 1 से ज़्यादा आंसर आप देंगे इसमें। तटीय आंध्र प्रदेश और ओडिशा अक्सर किस कारण से प्राकृतिक आपदाओं का सामना करते हैं? हर एक बच्चा बता सकता है इसका आंसर हो जाए चक्रवात से, क्योंकि पानी आ जाते हैं ज़मीन के ऊपर। सिस्मोग्राफ का उपयोग किसके लिए किया जाता है? शब्द से ही पकड़ लिए होंगे। सिस्मो, क्या आंसर दीजिएगा बताइए? भूकंप मापने के लिए। भूकंप के उद्गम स्थल को क्या कहा जाता है? जहाँ से भूकंप निकला है उसको हम लोग फोकस के नाम से जानते हैं। ध्यान रखिए, उसको फोकस कहते हैं। सॉल्यूशन को समझते हैं। सॉल्यूशन से कई सारे क्वेश्चन बनते हैं थ्योरी से। जब आप बाहर खुले में हो और वहाँ झंझावात होता है तो आपको ज़मीन पर पालथी मारकर बैठ जाना चाहिए। झंझावात के दौरान खुले वाहनों जैसे करंट ट्रिबल, मोटरसाइकिल और गोल्फ कोर्ट के उपयोग से बचना भी चाहिए। झंझावात जिसे त्वरित, गौर से सुनिए जरा, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। झंझावात जिसे त्वरित तूफान के रूप में जाना जाता है, त्वरित की उपस्थिति में पृथ्वी के वायुमंडल पर इसके ध्वनिक प्रभाव की विशेषता वाला एक तूफान है जिसे मेघ गर्जन के रूप में भी जाना जाता है। तटबंधों और बाढ़ अवरोधों के निर्माण जैसे जोखिम शमन के तरीके सामान्यतः बाढ़ आपदा प्रबंधन में किया जाता है। ये उपाय भारी वर्षा और तेजी बर्फ पिघलने के अवधि के दौरान नदियों और जलाशयों को अति प्रवाह को नियंत्रित करने के लिए किया जाता है ताकि वो ज़मीनी स्तर पर पानी उसका ना आ सके। अति प्रवाह को नियंत्रित करने और रोकने के लिए अभिकल्पित किए गए हैं जिससे संवेदनशील क्षेत्रों में बाढ़ का खतरा कम हो जाता है। अंडरस्टैंड?
भूकंप की तीव्रता को मापने के लिए जिन उपकरणों का इस्तेमाल किया जाता है वे है सिस्मोग्राफ, रिक्टर स्केल और मार्कली स्केल। मार्कली स्केल का विकास गिसेस मर्कली ने किया था। स्केल 1 से 12 के बीच में होता है, इसमें चिन्हित किया रहता है। सुनामी एक बड़ा महासागर की लहर है जो समुद्र तल पर अचानक गति के कारण आ जाती है। यह अचानक गति एक भूकंप या शक्ति ज्वालामुखी विस्फोट से होता है। अगर समुद्र के किनारे के अंदर, पानी के अंदर अगर भूकंप आ जाए या सुनामी क्या बोला जाता है, ज्वालामुखी फट जाए तो पानी कहाँ आ जाती है, ज़मीन पे आ जाती है। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, भूस्खलन, सॉरी उसको हम माफ़ी चाहते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं सुनामी। और कहा जा रहा है कि मिट्टी के अंदर क्या हो सकता है, भूकंप हो सकता है, ज्वालामुखी फूट सकता है, या कभी कभी भूस्खलन से भी होता आता है। बड़े उल्कापिंड के प्रभाव से भी सुनामी आ जाते हैं, मतलब बहुत तेज़ी से पानी को ऊपर खींच के और ज़मीन पे ला देते हैं ऊंचाई पे। अधिकांश सुनामी निम्न स्खलन क्षेत्र में उत्पन्न भूकंप के कारण होते हैं। एक ऐसा क्षेत्र जहां एक महासागरीय प्लेट विवर्तनिकर बलों द्वारा नीचे धकेला जाता है। जैसे कहने का मतलब है 2 प्लेट है, एक ऐसे एक नीचे है। एक प्लेट ने दूसरे को धक्का देने के कारण क्या होता है, जो पानी है ऊपर चढ़ जाते हैं। भूकंप मुख्य रूप से भूपर्पटी या ज्वालामुखी की क्रिया की टेक्टोनिक प्लेटों के गति के कारण होता है। भूकंप पर्वतीय क्षेत्रों या गीले क्षेत्रों पर भूस्खलन शुरू करने में सक्षम होती है। यदि भूकंप समुद्री तल के नीचे हो तो यह अचानक झटका बाहर की ओर अत्यधिक दबाव बनाता है। यह सुनामी आकर बाहर मतलब पानी को लाकर रख देता है। कभी कभी भूकंप बांधों को तोड़ सकते हैं और पानी के अधिक प्रवाह की बाढ़ की स्थिति बन सकती है। बहुत बार ऐसा देखा जाता है। तटीय आंध्र प्रदेश और ओडिशा अक्सर चक्रवातों के कारण प्राकृतिक आपदाओं का सामना करते रहते हैं। भारत प्राकृतिक खतरों का खासकर भूकंप से, बाढ़, सूखा, चक्रवात, भूस्खलन से संवेदनशील है। ये सारे चीज़ होते रहते हैं। इंडिया के कहीं ना कहीं हिस्सा में अलग अलग रहते हैं। कहीं बाढ़ आ चुका है तो कहीं एकदम पानी का वो पड़ा हुआ है। 4 राज्य जैसे आंध्र प्रदेश हो गए, ओडिशा, तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल। एक केंद्र शासित प्रदेश है पूर्वी तट पर पुडुचेरी, और पश्चिम तट पर गुजरात राज्य चक्रवात के आपदाओं से अधिक असुरक्षित रहते हैं। पश्चिमी तट में एक ही है गुजरात, वहाँ पे आते रहते हैं चक्रवात। भूकंप पृथ्वी की सतह के परत के मध्यम प्रसारित तरंग के कारण होता है। भूकंपों को रिकॉर्ड करने के उपयोग किए जाने वाले उपकरण सिस्मोग्राफ के नाम से जाना जाता है। विश्व भर में भूकंपीय स्टेशनों का नेटवर्क, हर दिन दर्जनों भूकंप रिकॉर्ड किए जाते हैं। मतलब भूकंप हमेशा आते ही रहता है पृथ्वी पर कहीं ना कहीं। भूपर्पटी के भीतर वह स्थान जहाँ से भूकंप उत्पन्न होता है केंद्र कहलाता है, यानी फोकस। इसे भूकंपीय केंद्र भी कहा जाता है। फोकस यानी भूकंपीय तरंगों का उद्गम स्थल। भूकंपीय तरंगों को 2 श्रेणियों में, प्राथमिक और द्वितीयक में बांटा जाता है। एक केवल स्थल मंडल की ठोस परत में यात्रा करता है, दूसरा ठोस से तरल परत पर यात्रा करने लग जाता है। ऊपरी केंद्र, पृथ्वी से पपरी पर भूकंप का केंद्र या पृथ्वी की पपरी पर भूकंप के केंद्र के ठीक ऊपर होता है। देखिए ऐसे समझिए, ये मान लेते हैं ये लाइनिंग है, यहाँ पे अंदर में भूकंप आया, इसको केंद्र या फोकस कहें। इसी के जस्ट सामने यहाँ पे जो भूकंप आया उसको ऊपरी केंद्र बोलते हैं। ऊपरी केंद्र नाम से नहीं लग रहा, ऊपर का केंद्र। और इसके आसपास जहाँ तक इसका प्रभाव गया उसे भूकंपीय क्षेत्र के नाम से जानते हैं। मुझे लगता है अच्छे से ये लेसन भी आपको अंडरस्टैंड हो गए होंगे। अब हम लोग करते हैं 15 लेसन, उसके बाद हम लोग चलेंगे SCERT पर। अभी NCERT चल रहा है। उसी से ठंडा उसी से गर्म, क्या बात है, नाम बहुत अच्छा लगा। वायवीय एरोबिक श्वसन की प्रक्रिया में अंतिम उत्पाद के रूप में क्या बनता है, तो उसको बोलते हैं कार्बन डाइऑक्साइड और जल बनता है। वायवीय की बात कर रहा है, हवा की उपस्थिति में। श्वसन की प्रक्रिया डैश है, गर्मी निकलता है तो उष्मा शोषी नहीं होगा, उष्मा छेपी। तो ये काट दीजिए और ये काट दीजिए आप। उष्मा छेपी ऑक्सीकरण अभिक्रिया और अपचयन अभिक्रिया। तो 2 का आप जवाब दिए, ऑक्सीकरण होता है, ऑक्सीडेशन होता है। 2 नंबर आंसर हो जाएगा। जब रक्त में CO2 सांद्रता बढ़ जाती है तो श्वसन डैश हो जाती है, तेज और गहरा हो जाती है, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड गैस ज़्यादा मात्रा में है, यानी कि ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ने लगी है। तेज और गहरा हो जाएगा, एकदम तेज़ी में हम लोग सांस लेने लगेंगे। कभी कभी दौड़ने के बाद ऐसा फील होने लगता है। सामान्य श्वसन के दौरान जब हम उच्छ्वास करते हैं तो क्या होता है, बाहर हम क्या करते हैं, उच्छ्वास का मतलब बाहर फेंकना। बात समझ में आ रहा है? निश्वास अंदर की तरफ, उच्छ्वास बाहर की तरफ। जवाब देने का प्रयत्न करिए। फेफड़ों में वायु की
अपशिष्ट मात्रा शेष रहती है। फिर से सामान्य श्वसन के दौरान जब हम उच्छ्वास करते हैं तो क्या होता है, कुछ मात्रा में अपशिष्ट मात्रा जो शेष रहती है वायु का फेफड़ा के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस जलीय जंतु में गलफरे नहीं होते हैं। ऑप्शन दिखा रहा हूँ, बताइए 5 का आंसर दीजिए। वेल में गलफरा नहीं है, स्क्विड, ऑक्टोपस और काउन फिश में है, लेकिन वेल में गलफरा नहीं है, वो सांस लेने के लिए ऊपर आते हैं। मानव फेफड़ों का कौन सा भाग गैसों के विनिमय के लिए पृष्ठ प्रदान करता है? कुपिका, छोटा छोटा कुपिका बना रहता है हमारे फेफड़ा में। वायुगतिकीय विज्ञान से आप क्या समझते हैं? तो आंसर क्या कहिएगा, यह वायु और गैस के प्रवाह के गति का विज्ञान है। वायु और गैस के प्रवाह के गति का विज्ञान को वायुगतिकी विज्ञान बोलते हैं। लास्ट क्वेश्चन 8वां क्वेश्चन कहता है आग बुझाने के लिए किस गैस का उपयोग किया जाता है? कार्बन डाइऑक्साइड का। तो कार्बन डाइऑक्साइड जैसे ही उस पर आ जाएगा तो रिएक्शन रोक देगा, ऑक्सीजन को खा जाएगा सब। पहला करा है वायवीय शोषण ऑक्सीजन की उपस्थिति में भोजन से ऊर्जा उत्पन्न करने के लिए सेलुलर श्वसन की प्रक्रिया है। वायवीय श्वसन अधिकांश पौधे, जानवर, मनुष्य, अन्य जितने भी जीवित चीज़ है, पक्षियों में, स्तनधारियों में होता है। यहाँ पे ये रिएक्शन याद रखना है आपको कि वायवीय श्वसन का रासायनिक समीकरण निम्नलिखित है, C6H12O6 और 6O2। और देखिए इसके बाद सब 6 लगा हुआ है, 6CO2 और 6H2 और ऊर्जा साथ में निकलता है। ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया रासायनिक अभिक्रिया कहलाती है जो ऊष्मा या प्रकाश के रूप में मुक्त करती है। ऊष्मा शोषी अभिक्रिया रासायनिक अभिक्रिया होती है जो अपने परिवेश से ऊर्जा को अवशोषित करती है। श्वसन वह अभिक्रिया जिसके द्वारा जीव कोशिका का ऑक्सीजन और ग्लूकोज के संयोजन से प्राप्त करती है। श्वसन के परिणाम स्वरूप कार्बन डाइऑक्साइड और जल और ऊर्जा भी निकलती है। अंडरस्टैंड कर रहे होंगे अच्छे से, सही से समझिए इन सारे चीज़ों को। जब रक्त में कार्बन डाइऑक्साइड की सांद्रता बढ़ती है तो हीमोग्लोबिन के साथ बंधन के लिए कार्बन डाइऑक्साइड के बंधुता बढ़ जाती है। बोर का प्रभाव बोलते हैं इसको। बोर प्रभाव वह है जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड की उपस्थिति ऑक्सीजन के लिए हीमोग्लोबिन की बंधुता को कम कर देती है। ये सब बातों को समझने का कोशिश कीजिए, बुक पढ़ के ये सब नहीं मिलेगा, बुक से कुछ एक्स्ट्रा डाला गया है उसी से रिलेटेड, ये बहुत काम किया आपके लिए। कार्बन डाइऑक्साइड में वृद्धि श्वसन केंद्रों को हाइपर वेंटिलेशन यानी अति वातावरणीयता के परिणाम स्वरूप उत्तेजित करती है। हाइपर वेंटिलेशन के दौरान सांस तेज हो जाती है, अर्थात सांस तेज और गहरी भी हो जाती है। नेक्स्ट है निःश्वसन तब होता है जब बाहर वायु दाब बढ़ जाता है। निःश्वसन के दौरान बाह्य पसलियों के बीच की मांसपेशियां शिथिल होती है और आंतरिक पसलियों के बीच की मांसपेशियां सिकुड़ती है। वक्ष गुहा का आकार घट जाता है जिससे कि डायफ्राम शिथिल हो जाता है और फेफड़े संकुचित हो जाते हैं। इसके अलावा फेफड़ों के हवा की एक अपशिष्ट मात्रा रहती है जिसे अपशिष्ट मात्रा के रूप में भी जाना जाता है, यानी कुछ हवा उसके अंदर अवेलेबल रहती है। गलफरा एक श्वसन अंग है जो अधिकांश जलीय जीवों में पाया जाता है। अच्छी बात है। गलफरे पानी में घुलित ऑक्सीजन को निकाल सकता है और कार्बन डाइऑक्साइड गैस उत्सर्जित कर सकता है, ये भी सही बात है। नेक्स्ट और बात पे देखते हैं क्या कर सकता है। ऑक्टोपस हो गया, स्क्विड हो गया, क्लाउडन फिश हो गया, टैडपोल हो गया, झींगा हो गया, आदि गलफरे से सांस लेते हैं। वेल्स जो श्वसन अंग फेफड़े से सांस लेता है, इसीलिए उसको कहे ना पानी से ऊपर आना पड़ता है सांस लेने के लिए। कुपिका वह भाग है जहाँ फेफड़े और रक्त सांस लेते हैं। सांस छोड़ने की प्रक्रिया के दौरान ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का आदान प्रदान भी होता है। यह ब्रोंकियोलस जिसको फेफड़ों के कुपिका के रूप में जानते हैं, वायु नलिका की छोटी शाखा के अंत में छोटी वायु थैली होती है। हवा से सांस लेने वाले ऑक्सीजन कुपिका और रक्त में जाती है और पूरे शरीर में ऊतकों तक जाती है। कार्बन डाइऑक्साइड शरीर के ऊतकों से रक्त से गुजरती है और सांस लेने के लिए कुपिका से गुजरती है। वायुगतिकी वह तरीका है जिससे हवा चीज़ों के चारों ओर घूमती है। वायुगतिकी के नियम बताते हैं कि एक हवाई जहाज कैसे उड़ सकता है, यही वायुगतिकी बताता है। हवा के माध्यम से चलने वाले कोई भी चीज़ वायुगतिकी की प्रक्रिया करती है। लॉन्च पैड से एक रॉकेट का विस्फोट, आकाश के एक पतंग का वायुगतिकी का ही प्रक्रिया है, पतंग का भी उड़ना। वायुगतिकी के कारकों पर भी कार्य करती है, मतलब कारों पर भी कार्य करती है, क्योंकि कारों के चारों ओर हवा भरी रहती है, मतलब बहते रहती है। कार्बन डाइऑक्साइड एक्सटिंग्यूशर ऑक्सीजन और को विस्थापित करके या अग्नि त्रिकोण में ऑक्सीजन तत्व को हटाकर काम करता है। कहने का मतलब है कार्बन डाइऑक्साइड जब आप डालते हैं तो ऑक्सीजन वहाँ से हटा दिया जाता है।
कार्बन डाइऑक्साइड दहन का समर्थन नहीं करता है, यानी कि दहन नहीं होने देता है। जब जलती हुई वस्तु पर कार्बन डाइऑक्साइड छिड़का जाता है तो ये ऑक्सीजन की आपूर्ति को बंद कर देता है और आग बुझ जाती है। कार्बन डाइऑक्साइड आग बुझाने के लिए सबसे अच्छा गैस माना जाता है। तो यहाँ पे आपका NCERT कंप्लीट हुआ। अब हम लोग बात करेंगे दोस्त SCERT का 3 लेसन हम लोग अब देखेंगे 13 से। नाइन 11 12 एंड ये रहा आपका 13। आओ सर्वेक्षण करें। पहला क्वेश्चन है, लाल तप्त कोक पर जल वाष्प प्रवाहित करने पर कार्बन मोनोऑक्साइड एवं हाइड्रोजन गैस मिश्रण निकलता है। बेहतरीन क्वेश्चन है। इसको क्या बोलते हैं? इसको जल गैस के रूप में जानते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। फिर से एक बार देख लीजिए, लाल तप्त कोक की बात किया था। निम्नलिखित में से कौन सा मिश्रण कोल गैस कहलाता है? कोल गैस पूछ रहा है। तो हाइड्रोजन, मीथेन और कार्बन मोनोऑक्साइड, हाइड्रोजन, मीथेन और कार्बन मोनोऑक्साइड को कोल गैस के रूप में हम लोग जानते हैं। कार्बन मोनोऑक्साइड और नाइट्रोजन के गैसीय मिश्रण को क्या कहा जाता है? इसको हम लोग प्रोड्यूसर गैस बोलते हैं। कार्बन मोनोऑक्साइड गैस है और नाइट्रोजन को ध्यान रखिएगा प्रोड्यूसर गैस बोलते हैं। आप देख रहे हैं अलग अलग मिश्रण को क्या बोला जा रहा है। तो इस मिश्रण को याद रखिए। 3 तरह के गैस की अभी बात किया हम लोगों ने। सुरक्षा की दृष्टि से खाना पकाने वाले LPG गैस सिलेंडर में क्या भरकर गैस को गंधयुक्त किया जाता है? कुछ तो ऐसा डाला जाता है, उसको मरकैप्टन बोलते हैं। मरकैप्टन डालने से क्या होता है ना कि उसमें सुगंध आ जाता है, ताकि गैस लीकेज हो तो हम लोग को पता चल जाए, नहीं तो हम लोग को पता ही नहीं चलेगा क्योंकि उसका कोई सुगंध ही नहीं होता है। CNG को पारिस्थितिकी मैत्रीपूर्ण क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये प्रदूषण नहीं फैलाता है। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका? इसमें कार्बन मोनोऑक्साइड बहुत कम निकलती है। 6 नंबर क्वेश्चन है कि बायोगैस संयंत्र में निष्कासित निम्नलिखित में से कौन से गैस ईंधन गैस के रूप में प्रयोग किया जाता है? तो उसमें मीथेन निकलता है। बायोगैस से रिलेटेड जब भी होगा तो उसमें मीथेन सबसे ज़्यादा मात्रा में होगा। आइए थ्योरी पढ़ते हैं और कई सारे क्वेश्चन का जवाब देखते हैं। जल गैस का दहन, गौर से सुनिए, जल गैस का दहन ईंधन है जिसमें कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन गैस होती है। जल गैस भाप से अधिक गर्म हाइड्रोकार्बन को प्रभावित करके बनाई जाती है। भाप और हाइड्रोकार्बन के बीच अभिक्रिया से संश्लेषण गैस उत्पन्न होती है। इसको जल गैस के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट गैस पे आइए। कोयला गैस, हाइड्रोजन गैस H2O 50%, मीथेन जो होगा 35% और कार्बन मोनोऑक्साइड गैस 10% का गैसीय मिश्रण है। इसमें कुछ मात्रा में एथीन गैस 5% भी होता है। आजकल इसका उपयोग रोशनी के बजाय ऊष्मा के स्रोत के रूप में किया जाता है। स्थापित बहुत से उद्योगों में ईंधन के रूप में भी इसका प्रयोग कोल गैस का किया जा रहा है। प्रोड्यूसर गैस वह उत्पाद है जो कोयले का या कोक को हवा की कमी और नियंत्रित मात्रा में नमी के साथ जलने पर प्राप्त होता है। प्रोड्यूसर गैस एक गैसीय मिश्रण है जिसमें कार्बन मोनोऑक्साइड, हाइड्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन होता है। एथिल मरकैप्टन CH3CH2SH एक कार्बनिक सल्फर यौगिक है जिसकी एक अलग गंध होती है, जिसका उपयोग भिन्न प्रकार के गंधहीन LPG रसोई गैस के रिसाव का पता लगाने के लिए किया जाता है। CNG एक कंप्रेस की गई प्राकृतिक गैस है जो एकदम साफ, गंध रहित और गैर संसारक है। CNG मुख्य रूप से मीथेन से बना होता है। CNG में कार्बन मोनोऑक्साइड बहुत ही कम होती है, इसीलिए इसे पारिस्थितिकी मैत्रीपूर्ण भी कहा जाता है। एक सेकंड दीजिए मुझे जी। हो जा, क्लियर हो जा भाई। एक सेकंड दीजिए मुझे थोड़ा सा जी। बायोगैस का मुख्य घटक मीथेन है। बायोगैस आमतौर पर लगभग 50 से 70% मीथेन होता है। इसमें 25 से 45% कार्बन डाइऑक्साइड और हाइड्रोजन थोड़ा सा परसेंट होता है। बहुत सारा चीज़ रहता है। हाइड्रोजन सल्फाइड रहता है, जल वाष्प रहता है, नाइट्रोजन रहता है, ऑक्सीजन, अमोनियम जैसे कई तरह के चीज़ मिले रहते हैं इसमें। ठीक है, नेक्स्ट आइए हम लोग देखते हैं 14वां लेसन है यह।
रामू काका की दुकान। पहला प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर ये रहा कि निम्नलिखित में से कौन सी एक द्वितीयक गतिविधि है। तो वस्त्र का निर्माण द्वितीयक है, कोयला खदान प्रथम है, मछली पकड़ना, कृषि, ये सभी प्रथम है, लेकिन वस्त्र निर्माण द्वितीयक क्रियाकलाप में आता है। डैश के अंतर्गत आखेट, भोजन संग्रह, पशुचरण, मछली पकड़ना, वनों से लकड़ी, कंद मूल, फल, अन्न उत्पाद एकत्रित करना, कृषि एवं खनन कार्य सम्मिलित है। तो इसको हम लोग बोलते हैं प्राथमिक कार्य। ये सारे चीज़ प्राथमिक कार्य में आ जाते हैं। कभी भी कोई भी गाड़ी में म्यूजिक वगैरह जाता है तो मुझे स्टॉप करना पड़ता है कि कॉपीराइट आ जाता है, रिकॉर्ड हो जाता है ना बैकग्राउंड से। राज्य के स्वामित्व वाले उद्योग को सार्वजनिक क्षेत्र के उद्योग क्यों कहा जाता है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। आंसर हो जाएगा क्योंकि वे सरकार द्वारा स्थापित, संचालन और रख रखाव किए जाते हैं, निजी लोग नहीं। किस धातु को अक्सर आधुनिक उद्योग की रीढ़ कहा जाता है। आंसर हो जाएगा आपका लोहा को कहा जाता है। उद्योग की अवस्थिति को कौन से कारक प्रभावित करते हैं। बढ़िया क्वेश्चन है। तो आंसर हो जाएगा ये भूमि, पूंजी, श्रम सभी करते हैं। एक से ज़्यादा 5 आंसर, मतलब चौथा नंबर आंसर हो जाएगा। इसके सॉल्यूशन को बात करते हैं। पहला कर रहा है द्वितीयक गतिविधि में बेमानवीय क्रियाकलाप आते हैं जिसके द्वारा प्राथमिक उत्पादों के गुणों व रूप में परिवर्तन करके उन्हें और अधिक उपयोगी या मूल्यवान बनाया जाता है। अच्छी बात है। विभिन्न यांत्रिक व मशीनीकृत प्रक्रियाओं के द्वारा प्राथमिक उत्पादों को प्रसंस्कृत करने के बाद उपभोक्ता के रूप में के पास भेजा जाता है, उपभोग के लिए भेजा जाता है। द्वितीय गतिविधियाँ विनिर्माण में आ जाती है। प्रसंस्करण एवं निर्माण, अवसंरचना उद्योग सभी संबंधित है। प्राथमिक गतिविधि में बेमानवीय क्रियाकलाप आते हैं जो सीधे पर्यावरण से जुड़े होते हैं। ये डिफिनीशन अच्छा है जिससे आप पकड़ सकते हैं। प्रकृति से प्राप्त पदार्थों का उपयोग बिना प्रसंस्करण अथवा अल्प प्रसंस्करण के द्वारा किया जाता है, उसे हम लोग प्राथमिक कहते हैं। इसके अंतर्गत आखेट हो गया, भोजन संग्रहण, पशुचारण, मछली पकड़ना, वनों से लकड़ी, कंदमूल, फल, अन्न उत्पादित, औषधि वगैरह करना, कृषि, खनन कार्य सभी इसमें आ जाते हैं। प्रथम हो जाता है। खनन भी आ जाता है प्रथम में, ध्यान रखिएगा। खनन ही बार बार बच्चे द्वितीयक समझ लेते हैं। इन गतिविधियों के अंतर्गत वे क्षेत्र आते हैं जहाँ विषम जलवायवीय व भौगोलिक दशा विद्यमान होती है। सार्वजनिक उपकरणों के अंतर्गत राष्ट्रीयकृत निजी क्षेत्र के उद्यम जैसे कि बैंक आ गया, भारतीय जीवन बीमा निगम और सरकार द्वारा स्थापित किए गए उद्योग जैसे इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन, ONGC, गेल इंडिया लिमिटेड, राज्य व्यापार निगम, STC आदि आते हैं। लोहा और इस्पात उद्योग को आधुनिक उद्योग की रीढ़ माना जाता है। हमारे द्वारा उपयोग किए जाने वाले लगभग प्रत्येक चीज़ में लोहे और स्टील, इस्पात से बनी होती है। अतः इन धातुओं के औजार और मशीनरी भी बनाए जाते हैं। जहाज, ट्रेन, ट्रक और ऑटो अत्यधिक स्टील, इस्पात से बने होते हैं। जहाँ तक कि हमारे द्वारा उपयोग किए जाने वाले सुरक्षा पिन और सुई भी स्टील की ही बनी होती है। उद्योग की अवस्थिति अनेक कारक पर प्रभावित होती है। इसमें कच्चे माल की उपलब्धता हो गई, ऊर्जा, बाजार, पूंजी, परिवहन, श्रम आदि, इन सभी चीज़ पर डिपेंडेंसी होती है। लास्ट चैप्टर हम लोग SCRT का कर लेते हैं। चैप्टर का नाम है आपका, देख सकते हैं अच्छे से। इसमें 8 क्वेश्चन है, अच्छे खासे है। अध्याय 15 है आवास। पहला प्रश्न कुछ इस प्रकार रहा, बढ़िया सा क्वेश्चन है कि वह वनस्पति जो मनुष्य की सहायता के बिना अपने आप पैदा होती है और लंबे समय तक बिना किसी मानवीय हस्तक्षेप के उगती है, इस प्रकार वनस्पति को क्या नाम से जानते हैं। तो इसको बोलते हैं हम अछत वनस्पति, अछत वनस्पति के नाम से जानते हैं। वनस्पतियों की विविधता का के प्रमुख कारण है। आंसर होना चाहिए इसका मृदा की विविधता, तापमान में अंतर, नदियों के जल की मात्रा में अंतर। ये सारे आंसर हो जाएंगे। इसका आंसर डालिए आप 4 नंबर, 1 से अधिक आंसर। उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन भारत के किन किन क्षेत्र में पाया जाता है। उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन की बात करते हैं, आइए पता करते हैं। उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन जो है अंडमान निकोबार में पाया जाता है, अरावली पर्वत श्रृंखला में, उत्तर पूर्वी पहाड़ी में भी पाया जाता है, पश्चिमी घाट की पूर्वी ढाल पर भी पाया जाता है। सारे आंसर हो जाएंगे, 1 से ज़्यादा मारिएगा इसका आंसर। 4 का आंसर की यदि बात करें, कह रहा निम्नलिखित में से कौन से कथन उष्णकटिबंधीय सदाबहार वनों के संदर्भ में सही है। ये गलत है। शीत और शुष्क प्रदेशों में होते हैं नहीं। इस वन क्षेत्र का वार्षिक वर्षा 200 सेंटीमीटर से अधिक होती है, यही आंसर है। ये वन विरल नहीं, ये सघन होते हैं, ये भी गलत है। बहुत घना वन होता है। इसका 2 आंसर होता है। चंदन, आंवला, महुआ, सागौन, बांस आदि प्रजातियों के वृक्ष किस प्रकार के वनों में पाए जाते हैं।
तो आंसर क्या कहिएगा, आर्द्र पर्णपाती वन में पाए जाते हैं। आर्द्र पर्णपाती वन, पूरे पत्ते इसके नहीं गिरते, कहने का मतलब पेड़ का पूरा पत्ता नहीं गिरता इसमें। पर्वतीय क्षेत्रों में वनों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है आपको। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका, सबसे पहला कि पर्वतीय क्षेत्रों में ऊंचाई बढ़ने के साथ प्राकृतिक वनस्पति में बदलाव आता है, एकदम सही बात है। नेक्स्ट है कि हिमालयी पर्वत श्रृंखला में उष्णकटिबंधीय वनों से लेकर टुंड्रा प्रदेश में पाए जाने वाले प्राकृतिक वनस्पति मिलती है, हर तरह की चीज़ मिलती है, भी सही है। इसका आंसर 4 हो जाएगा। यह अच्छा है। मैंग्रोव वनों के संदर्भ में नीचे दिए गए कथन पर विचार कीजिए। मैंग्रोव वन क्या है भाई, आइए देखते हैं। पहला जब पॉइंट पढ़ेंगे, मैंग्रोव तटवर्ती क्षेत्रों में जहां ज्वार भाटा आते हैं वहां सबसे महत्वपूर्ण वनस्पति, ये भी सही बात है। मैंग्रोव पौधे की जड़ें पानी में डूबी रहती है, ये भी सही बात है। ज़मीन पर भी दिखेगा तो उसका जो वो है वो मैंग्रोव का पानी में ही रहता गया हुआ। भारत में निम्नलिखित में से किन जीवमंडल निश्चयों को यूनेस्को द्वारा वैश्विक नेटवर्क पर मान्यता प्राप्त मिला है? तो एक से ज़्यादा आंसर इसका देंगे हम लोग। नंदा देवी, नीलगिरी, सुंदरबन, मन्नार की खाड़ी, सभी को आंसर डाल दीजिए आप। आइए अब सॉल्यूशन पढ़ते हैं। लमसम का आंसर तो 4 ही देखने को मिला था, सॉल्यूशन से बहुत कुछ जानने को मिलेगा। प्राकृतिक वनस्पति का अर्थ उन वनस्पतियों से जो मनुष्य की सहायता के बिना अपने आप पैदा होती है और लंबे समय तक बिना किसी मानवीय हस्तक्षेप का उपयोग करती है, कहा जाता है। साथ ही इस प्रकार के वनस्पति में लंबे समय तक मानवीय प्रभाव भी नहीं पड़ता। उन्हें अक्षत वनस्पति यानी कि वर्जिन वेजिटेशन भी कहा जाता है, ध्यान रखिएगा। अक्षत वनस्पति इसीलिए कहते हैं, प्राकृतिक वनस्पति ही हैं। वह अक्षत वनस्पति जो मूल रूप से भारतीय है उसे देशज कहते हैं, लेकिन जो पौधे भारत के बाहर से लाए गए उन्हें विदेशज के रूप में जानते हैं। वनस्पतियों में विविधता के मुख्य कारण है विभिन्न स्थानों के अलग अलग मृदाएं, मिट्टी अलग अलग होती है। जो विभिन्न प्रकार की वनस्पति, जैसे कि मरुस्थली की बलुई मिट्टी में अलग प्रकार के होगा। बलुई मिट्टी में कांटेदार झाड़ियाँ होती है। नदियों के डेल्टाई में पर्णपाती बड़े बड़े पत्ते वाले होते हैं। भूभाग का वनस्पति का प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष प्रभाव पड़ता है। पर्वत, पठार, मैदान, तटीय क्षेत्र वनस्पति का विभिन्नता इसी कारण से देखने को मिलती है। जैसा मौसम जैसा बदलाव आती है। वनस्पतियों की विविधता तथा विशेषताएं तापमान और वायु की नमी पर निर्भर करती है। नेक्स्ट पॉइंट कहा जा रहा है कि हिमालय पर्वत की ढलानों और प्रायद्वीपीय की पहाड़ियों पर 915 मीटर की ऊंचाई से ऊपर तापमान की गिरावट वनस्पति के पनपने बढ़ने की प्रभावित करती है। नेक्स्ट है कि अधिक वर्षा वाले क्षेत्र में कम वर्षा वाले क्षेत्र की अपेक्षा सघन वन पाए जाते हैं, ये भी सही बात है। नेक्स्ट कहा जा रहा है कि भारत में उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन पश्चिमी घाट, गौर से सुनिए, पश्चिमी घाट की पश्चिमी ढाल पर पाए जाते हैं, न कि पूर्वी ढाल पर। यह भी ध्यान है, पश्चिमी ढाल पर पाया जाता है। पहाड़ियाँ लक्षद्वीप, अंडमान निकोबार द्वीप समूह में भी ये पाए जाते हैं। उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन उष्ण और आर्द्र प्रदेशों में पाए जाते हैं, जहां वर्षा 200 सेंटीमीटर से अधिक होती है। औसतन जो तापमान होता है 22 डिग्री सेल्सियस से अधिक रहती है। उष्णकटिबंधीय वन सघन और पत्तों वाले होते हैं, जहां भूमि में झाड़ियां और बेलें भी होती है। ऊपर बड़े बड़े पौधे, नीचे झाड़ियां भी लगी रहती है। आगे कहा जा रहा है चूँकि इन पेड़ों के पत्ते झरने, फूल आने और फल लगने के समय अलग अलग है, इसीलिए वे वर्ष भर हरे भरे दिखाई देते हैं। इन वनों में पाई जाने वाली मुख्य वृक्ष जातियाँ जैसे रोजवुड, मोहंगनी, एनी और एबनी आदि पाए जाते हैं। नेक्स्ट कहा जा रहा है कि उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वनों को जल की उपलब्धता के आधार पर आर्द्र और शुष्क पर्णपाती वनों में विभाजित किया जाता है। आर्द्र पर्णपाती वन उन क्षेत्रों में पाए जाने वाले वर्षा को 100 से 200 डिग्री सेंटीमीटर माना जाता है। ये देश के पूर्वी भाग, गौर से सुनिएगा, पूर्वी भागों, उत्तर पूर्वी राज्य, हिमालय के गिरिपद प्रदेश, झारखंड, छत्तीसगढ़, पश्चिमी घाट के पूर्वी ढाल, इन सभी जगह पर। नेक्स्ट है कि सागौन इन वनों का सबसे महत्वपूर्ण वृक्ष है। बांस हो गया, चंदन, आंवला, महुआ, कुसुम, अर्जुन, सहतूत आदि प्रजातियों के वृक्ष भी यहाँ पे देखने को मिलेगा ढेर सारा मात्रा में। नेक्स्ट टॉपिक कह रहा है कि पर्वतीय क्षेत्र में ऊंचाई में वृद्धि और तापमान की कमी के साथ साथ प्राकृतिक वनस्पति में भी अंतर दिखता है। इन वनों के 2 भाग बांटे जा सकते हैं, उत्तरी पर्वतीय वन और दक्षिणी पर्वतीय वन के रूप में इसको बांट सकते हैं आप।
ऊंचाई बढ़ने के साथ हिमालय पर्वत श्रृंखला के उष्णकटिबंधीय वनों से लेकर टुंड्रा प्रदेश में पाई जाने प्राकृतिक वनस्पति भी मिलती है। नेक्स्ट जो टॉपिक है वो बहुत अच्छा है। मैंग्रोव तटवर्तीय क्षेत्रों में जहाँ ज्वार भाटा आते हैं वे सबसे महत्वपूर्ण वनस्पति है। मिट्टी और बालू इन तटों पर एकत्रित हो जाते हैं। मैंग्रोव के लिए जड़ों पानी में डूबी रहती है। और एकदम लास्ट टॉपिक है कि भारत में कुल 18 जीव मंडल निश्चय है, जिसमें से 10 को यूनेस्को वैश्विक नेटवर्क में मान्यता है। नीलगिरी, नंदा देवी, सुंदरवन, मन्नार की खाड़ी उसमें एक है। 35 मिनट के अंदर हम लोगों ने सिलेबस को पूरा किया। 6 चैप्टर को हमने कंप्लीट किया है। कैसा लगा सेशन कमेंट्स में लिखकर जरूर बताइएगा। आपके कमेंट्स पढ़ के मुझे बहुत खुशी मिलती है। और कहाँ से आपने वीडियो देखा ये भी लिख देंगे कमेंट्स में, तो मुझे बड़ी खुशी मिलेगी। और सबसे बड़ी बात है कि चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करिए ताकि सारे वीडियो आप तक अच्छे से पहुँच सके। ऑल द बेस्ट, बाय बाय।